सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा काम शुरू होता है समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पर जो शब्द है बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ वर्ड हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट, राइट। टाइम के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन सवाल है कि हम टाइम टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट क्या होता है? प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो रिसोर्स अवेलेबल हैं, राइट, जो मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक गृहिणी जो किचन में है या कोई बच्चा या लड़की जो है वो घर में खाना बना रही है, तो उसको पता होता है कि घर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीनी है, चाय पत्ती है, या जो आपके नमक है, हल्दी है, मसाले हैं, उस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके, चाहे वो पनीर बनाना है, चाहे कोई सब्जी बनानी हो, चाहे वो पुलाव बनाना, जो भी आपको, वो इंग्रेडिएंट्स की मात्रा को घटा बढ़ाकर या उनके हिसाब से आगे करके वो अपना आउटपुट दे पाते हैं। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि जो आपके पास समय है, ये 24 घंटे आपके पास भी हैं, वो टीना डाबी के पास भी थे, वो जो अगले साल टॉपर होगा उसके पास भी हैं। बट सवाल ये है कि यही 24 घंटे, ठीक है, हम इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कैसे करते हैं, हम इसको जो है वो महत्तम कैसे लेकर जाना चाहते हैं। तो अगर आप सभी लोग अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हो, सबकी चाहत होगी कि मैं अपने टाइम को, ये जो मुझे 24 घंटे मिले हुए हैं, जो घड़ी के यहाँ पे मुझे मिला हुआ है, मुझे इसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, एक एक मिनट मेरा जो है वो एडवांस के रूप में जाए। तो इसके कई मेथड्स होते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी आर्ट होती है आज की दुनिया में। मैं आपको बताता हूँ, इस समय बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत राइटर्स इस समय जो है टाइम मैनेजमेंट पे ढेर सारी बातें लिख रहे हैं। तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे आज कुछ बेसिक फंडामेंटल की बात करेंगे। सबसे पहली बात, इसकी आवश्यकता क्यों है। मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूं कि एक्चुअली टाइम इज एवरीथिंग फॉर यू। आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, नई पुरानी, फलाना ठिकाना, रमेश सिंह, लक्ष्मीकांत, सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। आप पता नहीं इस समय कहाँ बैठे हुए मेरी क्लास को इस समय देख रहे होंगे। बट सवाल है कि यूपीएससी में अगर उसने डेट दे दी है कि फलाना तारीख को इतने अक्टूबर को प्री एग्जाम होगा, तो आप वो प्री एग्जाम उस समय आपको देना ही देना, चाहे आपके हालात आपके फेवर में हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर। तो यूपीएससी एक इंडिया का सबसे टफेस्ट कंपटीशन में से एक माना जाता है। लगभग 1300 में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, यानी आपको हर पॉइंट पर 1299 लोगों को जो सेम सपने के साथ ये जो एग्जाम दे रहे हैं उनको पीछे करना होता है, उनको पिछाड़ना होता है। उसके बाद ये जो एग्जाम है कोई ऐसा नहीं है, ज़्यादातर एग्जाम क्या होता है, आप गए और आपने एक हीट को फेस किया यानी आपने एग्जाम फेस किया, रिजल्ट आया, आपका सिलेक्शन हो गया या आपने क्वालिफाई कर लिया, आप आगे चले गए जो चाहिए। लेकिन ये एग्जाम पहले एक बार आपको हीट फ्री में फील करनी पड़ेगी, ढेर सारी भीड़ होगी, फिर प्री से निकले तो मेंस में बिल्कुल नेचर बिल्कुल अलग होता है, रिटर्न के एग्जाम होता है, फिर वहां पर उतना ही दबाव, उतनी हीट, उतना ही कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। फिर वहां से निकले, ऐसा नहीं कि अब सिलेक्शन हो गया, अब इंटरव्यू को फेस करना पड़ेगा, वहां पे भी और टफेस्ट हो जाएगा, नैरोवर होता चला जाता है, सारे जो है छटे हुए लोग, बढ़िया दिमाग वाले लोग पहुंचते हैं। अब उसके बाद कहीं जाकर वहां पर भी आपकी रैंक तय होती है कि आपको आपका जो है जोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सर्विस आपको मिल रही है। यानी कि इस एग्जाम में लगातार पेशेंस के साथ हर स्टेज पर एक कंपटीशन तैयार करके रखा गया है। ऐसा नहीं कि एक स्टेज का कंपटीशन निकल गया तो फिर अब कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले हो गई। तो वहां तीर तुक्का वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा। यहाँ जो रियल है, जिसने सच्चाई के साथ जो है तैयारी की है, जिसने जो ओरिएंटेशन को पूरा किया है, यूपीएससी के रिक्वायरमेंट जानता है, वही इसके साथ जा पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपको 24 घंटे मिले हुए हैं, ये आपको भी मिले हैं, आपके कॉम्पिटिटर को भी मिले हैं, वो चाहे आईआईटी से हो, चाहे वो लास्ट ईयर उसने आईआरएस क्वालिफाई कर रखा हो, यूपीएससी क्वालिफाई कर रखा हो, वो स्टेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो, वो डीयू का हो, वो सभी इसी कंपटीशन में लगे हुए हैं। यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हो, आप निर्वात में नहीं हो, वैक्यूम में नहीं हो। आपका कंपटीशन देश के जो है वो टॉप ब्रेन के साथ, जिनके सपनों में बड़ी जान है, वो इसके साथ लड़ना चाहते हैं, उनके पास कॉज अवेलेबल है, वो यहां पर लड़ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको हार नहीं माना, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा तेजूलाल हैं तो हम हट के बैठ जाएं। बस हमें यह समझना है कि हम अपने टाइम को स्मार्टली कैसे यूटिलाइज करें। अगर हम यूटिलाइज कर पाते हैं तो यूपीएससी जैसे टफेस्ट कंपटीशन में, जहां गला काट प्रतियोगिता एक एक मार्क्स में पूरी जिंदगी बदल जाती है, वहां पर हम इस चीज को समझ पाएंगे कि हमें कैसे यूटिलाइजेशन करना है। इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी में जो विषय की विविधता है, यानी कि जो डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट है, वो बहुत ज्यादा है। विषय की विविधता, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर हम बात करें, आप मैथमेटिक्स से हैं, आपको आईआईटी देना है, आप बायो से, आप नीट के साथ है, तो आपको अपनी स्ट्रीम में ही आगे फॉलो करना है, उसी में आपको एक्सपर्टीज लेकर आना है। लेकिन मान लीजिए आप इंजीनियर हो और आपको यूपीएससी का एग्जाम देना, आपको मेडाइवल हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है और आपको जो है वो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। कॉमर्स वाला आया है, वो इकोनॉमिक्स अच्छा जानता है, लेकिन उसको जो है हिस्ट्री भी पढ़नी है, उसको ज्योग्राफी भी जाननी है। वो जो आर्ट वाला जो साइंस से चढ़ता है, उसको भी साइंस जो है उसको पढ़नी पड़ेगी, उसको भी इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। यानी
जो विषय की विविधता होती है वो इसका बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करती है। भाई मैंने 10th में मैथ पढ़ी, मैंने 11th में मैथ पढ़ी, मैं मैथ से तैयारी करके आगे अपने आप को पुश कर लिया, लेकिन जिन सब्जेक्ट के साथ मेरा नाता बहुत पहले छूट चुका है, सालों पहले छूट चुका है, अब मुझे उसको ग्रैब करना है, मुझे उस पर एक्सपर्टीज करनी और देश के टॉप ब्रेन के साथ मुझे लड़ाई भी लड़नी है। और लड़ाई एक स्तर पर नहीं, मुझे 3 स्तरों पर लड़ाई लड़नी है, 3 स्टेजेस पर लड़ाई लड़नी है। तो इसमें जो सबसे बड़ा हथियार बनता है वो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि ये जो तीनों स्टेज हैं वो 3 अलग अलग रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। जहां प्री ऑब्जेक्टिव होता है नेगेटिव मार्किंग के साथ, वही मेंस वहां सब्जेक्टिव होता है, जो आप जानते हैं वो आपको डिलीवर करना पड़ता है। और जो इंटरव्यू होता है वहां पर आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, आप कैसे दबाव में बात कर पाते हैं, आपकी पर्सनालिटी में रुचियां कितनी हैं, इंटरेस्ट कितने आप बात कर सकते हैं। तो अलग अलग दबावों को उतने ही टाइम फ्रेम में हमें कवर करना पड़ता है। डन है। टाइम मैनेजमेंट की महत्व और बढ़ जाता है। मान लीजिए इस बार आपका प्री नहीं निकला, आपका रिजल्ट आता है और प्री के कुछ दिन बाद जो सर आपका इंटरव्यू, मान लीजिए आप इंटरव्यू में पहुंचे और आपका इंटरव्यू नहीं निकला, तो उसके कुछ दिन बाद 1.5-2 महीने बाद प्री होता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। नेक्स्ट मूव ऑन, आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं यहां आपसे बात करने जा रहा हूं, सभी को पता है कि मैंने इससे पहले बताया आपको स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख ले। आपको स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। आपको मैंने सेंस ऑफ अर्जेंसी का इतना बढ़िया साइकोलॉजिकल नॉलेज दी है कि आपने खुद कहा कि हाँ हमसे ये गलती होती है पढ़ाई में। मैं टाइम टेबल कैसे बनाना है, बहुत सी चीजें ये पढ़ी है, मैं आपके उसके बारे में बात नहीं करने जा रहा। आज मैं आपके एक कोर टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, वो जो सबसे बड़ी गलती है कि हम सब कुछ जानते हैं। मैं जान रहा हूं कि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको पता है कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना है, 8 घंटे 12 घंटे, उन 8-12 घंटों में मुझे कैसे आउटपुट निकालना है। मैंने सेंस ऑफ अर्जेंसी में आपको बता दिया, स्मार्ट टाइम टेबल कैसे बनाना है मैंने बता दिया, कार्डबोर्ड टेक्निक मैंने आपको सिखा दी कि अगर जो चीज डिस्ट्रैक्ट करी वहां पर आप कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पीछे लॉजिक दे दिया कि पूरी दुनिया में साइन बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पूरी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल पद्धति है। पर इसके बावजूद भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रश्न तो आपको भी परेशान करता होगा। इतने के बावजूद मेरे पास कम से कम सैकड़ों की संख्या में मैसेजेस पड़े हैं मेरे व्हाट्सएप में कि सर चाह कर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सर चाह कर भी 4 दिन रेगुलरिटी नहीं बन पाती, सर चाह कर भी हम ये नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे ऐसे मैसेज जो 5 महीने पहले उन्होंने मुझे किया था मैसेज, वो प्रॉब्लम उनकी आज 5 महीने बाद भी एज इट इज बनी हुई है, उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। इसका मतलब हमसे कोई चीज ऐसी है जो बहुत गलत हो रही है और मैं समझता हूं कि तुम इस गलती के बारे में आज जानना चाहोगे। ठीक है, टाइम टेबल तुम अपनी मर्जी से बनाओ, तुम रात में पढ़ो दिन में पढ़ो, तुम्हें पता है टाइम टेबल बनाना है, बता दिया तुम्हें, सब कुछ बता दिया। लेकिन क्या कारण है कि टाइम टेबल बने होने के बावजूद हमें पता है कि भाई आपका अगले जून में पेपर है या अक्टूबर में पेपर है, उसके बावजूद हम सब कुछ जानते हुए भी क्यों नहीं खुद को प्रेरित कर पाते हैं पढ़ने के लिए। मन तो कर रहा होगा ये जानने का। चलो इसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। शायद हो सकता है कि थोड़ा सा तुम्हें तकलीफ दूं मैं, ठीक है। और आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा कि मेरे से क्या गलती हुई और उस गलती को सुधार कर मैंने क्या हासिल किया। ठीक है, वो दोनों आप जानना चाहोगे, रिलेट करने में ज्यादा आसानी होगी और आपको कुछ प्रमाण भी दिखाऊंगा। तो आपको उस चीजों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम टाइम को कैसे डील करते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं, हम समय की कीमत का सही अनुमान क्यों नहीं लगा पाते। समय की कीमत यानी कि जो है वो कॉस्ट ऑफ टाइम जो हम लोग बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ टाइम, हम उसका अनुमान यानी उसका अंदाजा क्यों नहीं लगा पाते कि हम जो समय आज बिता रहे हैं, हम एक वेब सीरीज देखने में, एक बातचीत करने में, ट्रोलिंग करने में, किसी को उटपटांग कमेंट करने में, ठीक है। तो यहां पर जो है वो जैसे मुझे याद है कि मैंने जो है वो क्लास ली, मान लो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्लास ली, तो कई बच्चों ने कहा कि सर बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत बदल। एक कमेंट उसमें आया था कि ये आप जो है बताते रहते हैं, इससे कुछ होगा नहीं, सो गए खुद घर में बैठ के पढ़ना पड़ता है। ये उस एक लड़की ने उसमें ढेर सारा कुछ लिखा कि घर में बैठ के पढ़ना पड़ता है, ऐसे कुछ होता है, ये नहीं। मुझे प्रश्न ये था कि उस लड़की को इस वीडियो पर आकर कमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर तुम्हें यह पता है कि घर में बैठ के पढ़ना पड़ता है, खुद की किताबें खोलनी पड़ती हैं, खुद से मेहनत करना, तो तुम वो करो। तुम ज्ञान क्यों बघार रही हो? तुम दूसरे, अब तुम चैनल पे आई, तुमने वीडियो देखा होगा, वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कुछ चीज में पसंद नहीं आई होगी, तुमने वहां पर कमेंटबाजी करी, उसमें भी तुमने जो है वो अपना टाइम वेस्ट किया, अपना समय अपना लगाया। अब सवाल यही हो जा रहा है, जो टाइम आप उसमें लगा रहे हैं, जो वेस्ट आप उसमें कर रहे हैं, आप दूसरों को तो बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन खुद उसको जो है वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि हम एक्चुअली में क्या होता है, हम में से ज्यादातर लोग समय की कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाते। एक्चुअली में लाइफ में जब हम जो ये समय हमारे लिए होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। हम जिस एज में, जैसे आप अभी जिस एज में हैं, अभी स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास इतना कोई प्रेशर नहीं, माँ बाप कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं जाओ नौकरी करो, कमा के लाओ, बीवी बच्चों को पालना है, तो बहुत ज्यादा अभी आपके पास प्रेशर है नहीं। एक्चुअली में हमें लगता है कि हमारे पास जो एबेंडेंट चीज है वो हमारा टाइम है। बड़े ध्यान से सुनना, हमारे पास टाइम है और हम बहुत से मिथ में जीते हैं।
हम क्या होता है, हम मिथ में जीते हैं। हमारे पास बहुत ढेर सारे परिकल्पनाएं होती हैं। जैसे परिकल्पनाएं, हम ये काम खुद से कर लेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये काम हम खुद से कर लेंगे। हमारी परिकल्पना होती है कि हम उसको बचाव के लिए हम अपना एक समूह बना लेते हैं, ठीक है, हमें यही करना है, हमें ऐसे नहीं करना है, फलाना फलाना चीजें, पूरी मिथ हमारे चारों तरफ बोलती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज हम बर्बाद करते हैं अपना टाइम। उस समय हमारे लिए ये कोई भी कॉस्ट इसकी होती नहीं। समय क्या क्या यार, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज सुबह नहीं उठ पाए कल सुबह उठ जाएंगे, परसों सुबह नहीं उठ पाए फिर अगले दिन हम उठ जाएंगे, अगले साल हम कर लेंगे। लेकिन जब ये समय निकल जाता है, जब हमारे हाथ से ये निकल जाता है, तब हमें अंदाजा होता है कि काश, आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, अगर दोस्त मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे सुनना चाहें केवल वहीं रहें, यहां पर ट्रॉल्स ना रहें, ठीक है, जिनको लगता है कि इस इंसान की बात में बहुत प्रैक्टिकल, और आज मैं अपना एग्जांपल देके तुम्हें प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो वहां पर बहुत ध्यान से मुझे ये बताओ, आज तुम्हें कई बार ऐसा नहीं महसूस होता, मुझे ईमानदारी से बताना, जब तुम्हारे 10th के बोर्ड के नंबर कम आए या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कम आए, तो तुम्हें कई बार अपने अंदर, भले चाहे तुमने कहा नहीं नहीं ठीक है इतना बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये कहीं चोट नहीं आई कि काश मैंने ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ज्यादा और पढ़ लिया होता, काश उस दिन मैं यहां गया नहीं होता, काश मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ाई शुरू की होती, या 12th में ऐसा क्यों हुआ होगा, या कोई कंपटीशन तुमने दिया होगा, काश ये थोड़ा सा मैंने और पढ़ लिया। तो मुझे ईमानदारी से बताना, ये काश, ये जो वर्ड तुम्हारा काश है, इफ, काश हमने कर लिया होता, तुम्हें लाइफ में किसी न किसी एग्जाम, किसी न किसी पल के लिए महसूस हुआ या नहीं हुआ? और कई बार आपका मन किया कि पीछे जाकर काश मैं उसको सुधार पाता। या उस बच्चे से पूछो जिसका लास्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का खत्म हो गया, उससे पूछो काश ये कितना बड़ा वर्ड हो जाता कि काश मैं ये सब्जेक्ट थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान से पढ़ लेता। जिसका अटेम्प्ट खत्म हो गया, उसको बुरिया बिस्तर उठा के अब यहां से जाना है। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में, चाहे वो 10th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो, कोई स्कूल का एग्जाम हो, कोई कंपटीशन हो, यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट हो, ये काश तुम्हारी जिंदगी का इंग्रेडिएंट पार्ट है या नहीं है? या कभी तुम्हें ये दुख हुआ कि नहीं हुआ आगे की, काश मेरे पास अगर टाइम मुझे मिलता या मेरे पास मौका होता, मैं जाकर उसको सुधार लेता? हुआ है या नहीं हुआ है? ये ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई में, रिश्तों में भी होता है। काश उस दिन मैंने गुस्सा के ये बात नहीं बोली होती, काश मेरा उससे झगड़ा नहीं हुआ होता, तो काश आज हम लोग एक साथ होते, काश हमारा रिश्ता नहीं खराब हुआ था। ये जिंदगी में ये जो काश है, हमारे पास हमेशा ये फील होता है, काश हम जा पाते और वापस जाकर समय में इसको सुधार पाते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रिग्रेट होता है इंसान की जिंदगी का, और हम में से ज्यादातर लोग ये इसीलिए करते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, हर जगह ये काश हमारी जिंदगी का, काश ऐसा होता, काश जाकर वो मैथ्स में थोड़ा सा और पढ़ लेता, कितना बढ़िया होता। और ऐसा नहीं होता है। जब मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी आगे जिंदगी आप में से हो सकता है कोई अभी ग्रेजुएट ना हो, जानते हो, जब आप इंजीनियरिंग मान लो फॉर एग्जांपल कर रहे हो, जब फाइनल ईयर में जब आपकी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, और वहां पर क्या होता है कई बार, अरे आपके मार्क्स थोड़े से इंग्लिश में कम है, उफ, ओह, मतलब तुम पूरे एलिजिबल हो, तुम क्वांट का पेपर देके क्वालिफाई कर चुके हो, रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हो, 2 राउंड तुम क्वालिफाई कर चुके हो, 3rd राउंड में तुम हो, तुम्हारा अच्छा पैकेज मिल सकता था, प्लेसमेंट हो सकता था, पापा कितनी उम्मीदें लगा के बैठे थे, और वहां उसे कहता आपकी ये 10th और 12th में इंग्लिश के मार्क्स थोड़े से कम है। वहां तुम्हें पता चलता ये काश कितना बड़ा वर्ड, वहां तक कि अगर मैं जा पाता वक्त में, अगर तुम कई बार सोचते हो कि मुझे टाइम ट्रेवलिंग करने का मौका मिला, पीछे से मैं यही निकालूंगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। लेकिन आगे सवाल ये है, मैं यहाँ जो सेमिनार लेने आया हूँ उसका मुद्दा कुछ और है। सवाल है कि काश ये मेरी जिंदगी का आगे भी हिस्सा बना रहेगा या आज ये खत्म होगा? काश आज हम सोचते हैं कि काश मैंने उससे ये बात नहीं कही होती, काश मैंने जो है वो 10th में पढ़ लिया होता, काश मैंने 12th में कर लिया होता, काश मैंने लास्ट अटेम्प्ट से पहले अपना ये सुधार लिया होता, आंसर राइटिंग कर ली होती। लेकिन सवाल ये है कि जो बीत गया मैं उसको तो नहीं ला सकता, लेकिन क्या ये आदत बन जाती है, ये आदत बन जाती है, हैबिट। क्या फ्यूचर में तुम जाने के बाद, जिसको आज तुम फ्यूचर कह रहे हो, जो कल तुम्हारा प्रेजेंट बनेगा, और जो आज तुम्हारा प्रेजेंट है जब तुम्हारा पास्ट बनेगा, तो तुम क्या इसी रिग्रेट के साथ तुम आज को, जब ये तुम्हारा पास्ट बन जाएगा, तुम इसी रिग्रेट, इसी चश्मे के साथ देखना चाहते हो? यानी जो तुम्हारा भविष्य है, जो आने वाले टाइम में तुम्हारा वर्तमान बनेगा, क्या वर्तमान को तुम इसी, जब वो पास्ट में बनेगा, तुम इसी रिग्रेट के साथ, इसी जो है अफसोस के साथ देखना चाहते हो? काश मैंने उस दिन सर की बात सुन ली होती, काश मैंने अपनी आदतें सुधार ली होती। तो सवाल यही, चॉइस तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम बताओगे, मैं सिर्फ तुम्हें मेथड बताऊंगा। अब तुम्हें सोचना है
ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, ये हमारी वो कठिन सच्चाई है। आज 5 मिनट बैठ के एकांत कमरे में सोच लेना वो कौन कौन सी चीजें जिसके लिए तुम्हारे मुंह से निकलता काश मैंने ये कर लिया होता या काश मैं ये नहीं करता, राइट। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन वही सवाल है, मैं यहां आपसे पूछने आया हूं, क्या तुम अपने फ्यूचर में भी इन्हीं आदतों को लेकर आगे जाना चाहते हो या कुछ नया सुधार करना चाहते हो? चलिए अब यहीं पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट की ये बड़ी अद्भुत सी क्लास है, बड़ी अलग सी क्लास है। यहां ना मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल बता चुका हूं तुम्हें, ना मैं तुम्हें डायरी मेथड सब बता चुका हूं तुम्हें। यहां मैं तुमसे वो गलती बताने आया हूं जिसके लिए तुम्हारी जिंदगी में ये शब्द अब खत्म हो जाए, ठीक है, कि काश मैंने ये कर लिया होता। और ऐसी संख्या 98% है। मेरे एनएलपी के टीचर ने मुझसे कहा था, उजांग 98% लोग इस संसार में किसी भी काम के लिए फेलियर हो जाते हैं, दुनिया केवल 2% लोगों का गुणगान करती है, वही उनके हीरो होते हैं। 98% अंधेरों में जीने के लिए अभिशप्त होते हैं, श्रापित होते हैं, कर्स्ड होते हैं, और वो अच्छे टैलेंट होने के बावजूद भी वो मीडियोकर जिंदगी जीने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं इसी काश के कारण। सो लेट्स स्टार्ट ए टाइम मैनेजमेंट की बिल्कुल ही अलग डायमेंशन जो शायद आपकी आत्मा, आपके दिल को छू ले। बात करता हूं अपनी कहानी की, शायद मैं इससे आपको इसके बारे में प्रेरणा दे सकूं। मैं कोई आज मैजिक सिखाने नहीं आया हूं, ठीक है, बस मैं ये आपको बताने आया हूं कि अगर किसी चीज को करने के लिए हमारे अंदर सुधार की प्रेरणा नहीं होगी, अगर हमारे अंदर इंस्पिरेशन अंदर से नहीं आ रहा है, तो सारे मेथड्स, सारे टाइम टेबल के गैजेट्स, सारे तुम्हारे ऐप जो हैबिट एप्लीकेशन, टाइम मैनेजमेंट एप्लीकेशन, सब कुछ तुम्हारे फोन में पड़े रहेंगे, होगा तुम्हारे लिए। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हमें प्रेरित कौन करेगा उसको करने के लिए। तो आज मैं आपसे वही बात करने जा रहा हूं। छोटी सी कहानी है, अगर अपने आप को समझ पाओ, 2 सच्ची कहानियां आपको सुनाने जा रहा हूं, और अगर अपने आप को रिलेट कर पाओ तो बताना, बोर लग रहा हो तो छोड़ के चले जाओ, ठीक है। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट की वो क्लास है जो बहुत ही जिंदगी की सच्चाई के साथ जुड़ी हुई है। बात कॉलेज डेज की है और मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल मेरा ये अपना पर्सनल जो है अपनी लाइफ का हिस्सा। बड़े ध्यान से सुनना और अगर अपने आप को रिलेट कर पाओ तो बताना। तो हम लोग जो है वो 2 पार्टनर एक साथ कमरे में रहा करते थे, एज अ कॉलेजेस में होता है। तो वहाँ पर जो है मैं एक हिंदी बेल्ट से था, ठीक है, हमारा जो एजुकेशन था बड़ा बेसिक था। छोटे छोटे कस्बों में फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, अलग अलग स्कूलों में एडमिशन हुआ जाया करता था, कभी हिंदी मीडियम, कभी इंग्लिश मीडियम, कभी सरकारी स्कूल, तो वो ऐसे ही हुआ करता था। और हमारे यहाँ थोड़ा माहौल भी ऐसा था कि पिताजी कहा करते थे कि गौ गंगा में हिला दिया, पानी पिए चाहे ना पिए, मतलब कि हम गाय को नदी किनारे लेके जा सकते, बोले तुम्हें फीस दे देंगे, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारा काम है। तो वो मैं किस क्लास में हूँ, क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, वो कभी पूछी नहीं गई। खैर, इस तरह से बहुत से परिवारों में, शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मेरा जो पार्टनर था, रूम पार्टनर, ठीक है, जो रूम पार्टनर है वो इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आया था, ठीक है, बढ़िया डेनावली, बढ़िया से, बहुत ही कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था, बड़े अच्छे माहौल से था। खैर, हम लोग एक कमरे में थे। अब मेरा क्या था, मैं था यार हिंदी भोजपुरी बेल्ट का बंदा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो अपना फर्स्ट ईयर से ही उसने अपना गोल बना लिया था कि आईआईएम में निकलना है, फिर उसके बाद एमबीए अपना जो है करके फिर अपना जो भी काम करना है। तो फर्स्ट ईयर से ही वो द हिंदू पढ़ने लगता था, द हिंदू मंगाता था भाई साहब, ठीक है, द हिंदू, इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ता रहता, वो जो है सलमान रश्दी और जो है मिडनाइट चिल्ड्रंस, वो टफ किताबें जो वो पढ़ के जो है निपटाता रहता था। यार हमसे जो है वो इतनी अंग्रेजी हमें आती नहीं थी, उन दिनों की बात थी हमारे लिए। तो हमने क्या किया, अब देखो जरा ध्यान से समझना कि हम समय की कीमत क्यों नहीं लगा पाते हैं और हम डिफेंसिव जब होते हैं। पहला बता रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम नई चीज़ों को सीखने के बजाय हम डिफेंसिव यानी रक्षात्मक हो जाते हैं। और रक्षात्मक में कितनी बड़ी गलती होती है, मुझसे भी गलती हुई, वो मैं गलती आज आपके सामने रिवील करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं था हिंदी वाला, थोड़े समय मैंने भी हिंदू पढ़ने, भाई देखा ये भी पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में सारा काम हो रहा है, प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। अब क्या हुआ भाई, सीखना तो पड़ेगा, बहुत थोड़ी बहुत आती थी, बहुत फ्लुएंसी नहीं, कि ये पूरा इंग्लिश में धक्का धक बात कर रहा है। कुछ समय हमने थोड़ा सा ट्राई मारने की कोशिश की, लेकिन ये द हिंदू समझ में ही ना है। इसके एडिटोरियल में ही, उस समय तो ये ऐप वैप आया नहीं करता था, वो जो भार्गव की डिक्शनरी हुआ करती थी हिंदू टू इंग्लिश, उसमें मान लो फ्लैम्बॉयंट कोई वर्ड है तो उसमें खोजते रहते थे ये FLA कहाँ मिलेगा। तो पता चला एक एडिटोरियल पढ़ने वक्त रही ऐसी की तैसी, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद फेंक देते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अंदर से गिल्ट फीलिंग आने लगी। अब मेरी अपनी बात, हो सकता है तुम्हारी भी सच्चाई ऐसी हो, ठीक है। तो मेरे को गिल्ट फीलिंग आने लगी। मैंने क्या किया, मैं डिफेंसिव हो गया, मैं सीखने की बजाय मैं डिफेंसिव हो गया, यानी मैं रक्षात्मक हो गया। रक्षात्मक मतलब मैंने क्या किया, हिंदी भाषी लोगों का ग्रुप बना लिया, ठीक है, ग्रुपिंग कर ली, ये भोजपुरी बोलने वाले, और इनकी आलोचना शुरू कर दी। अरे अंग्रेज हैं भैया, हिंदुस्तानी संस्कृति वाले हैं हम लोग भी करते हैं।
और कोई इसमें कोई शर्म, लेकिन हमने क्या किया, मैंने अपने आप को सुधारने की बजाय, एक नई भाषा सीखने की बजाय, अपनी जो है क्वालिटी को इनहांस करने की बजाय मैं डिफेंसिव हो गया। ठीक है, और हिंदी वाला, अरे भाई हम तो देसी लोग हैं, ऐसी ऐसी बात होती थी, देसी लोग, अरे भैया हम तो ठेठ आदमी हैं भाई, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं भाई। ठीक है, अरे भैया अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं भैया, हम तो देसी लोग हैं। ठीक है, और बताओ तुम कैसे, हाँ भैया बाबू एकदम ठीक है, बढ़िया, यही सब चल रहा था। मजा नहीं लगा इसमें, ग्रुपिंग हो गई हमारी, भाषा की ग्रुपिंग हमने कर ली, डिफेंसिव होते चले गए। हमें लगा कि अरे हम तो बहुत ताकतवर है। कमजोर आदमी हमेशा ग्रुपिंग करता, याद रखिएगा, और मैं वहां कमजोर था। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं कमजोर था, मुझे एक भाषा सीखनी थी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। मुझे पता है कि पूरी मेरी जो इंजीनियरिंग है या पूरा मेरा जो पढ़ाई है वो आगे इंग्लिश में होनी है, मुझे जो भी राइटिंग करनी इंग्लिश में लिखनी, लेकिन मैं डिफेंसिव हो गया और मुझे उसमें मजा आने लगा। यही सबसे खास बात होती है, कमजोर आदमी हमेशा ग्रुपिंग करता है, यह बात याद रखिएगा। तो जब भी हम डिफेंसिव होते हैं, हमारे अंदर नेचर, हम रक्षात्मक होते हैं, मतलब हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, कछुए की तरह हम अपनी खोल में छुप जाते हैं। मैं हिंदी के खोल में छुप गया, देसी भाषाओं के खोल में छुप गया, अपने आप को प्रूव करने लगा, बात है अपन तो देसी लोग हैं भाई। लेकिन यह सच्चाई नहीं थी। उसका कारण अभी मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं। समय बीतता रहा, थोड़ा सा समय बीता, फिर हमें क्या होता है कि भाई आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना होता है, आप अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है। यही सबसे खास बात होती है, कॉलेजेस आपको एक्सप्लोर करने का वक्त देते हैं। एक वक्त आया, मुझे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जाना था। पढ़ने में तो ठीक ठाक था, ठीक है, समझ अच्छी थी कि चीजों को, मैंने एक बहुत बढ़िया जो है प्रोजेक्ट तैयार किया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। 2 लोगों को हमें मंच पे खड़ा होकर बोलना था, पूरा सभागार था, ऐसे पूरा सभागार भरा हुआ था और कई इंटर कॉलेज कंपटीशन चल रहा था। मुझे भी जो है उसमें आमंत्रित किया, मैं भी गया उसमें। प्रोजेक्ट मेरा पूरा बनाया हुआ था। मैं 2 लोग थे, एक बंदा वो थोड़ा अच्छी इंग्लिश बोल लेता था मेरे कंपैरिजन में, मुझे बिल्कुल खास आता नहीं था। हमें माइक देकर जो है वो मंच पे खड़ा कर दिया गया, हम खड़े थे माइक पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हुआ क्या कि मैंने जो है, इसने मेरे दोस्त ने प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया तो उसने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन हुआ क्या, सामने जजेस बैठे थे, जजेस ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे आता था वो प्रश्न, मुझे वो प्रश्न आता था क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट मेरा था, लेकिन यहां था मेरे, मैं बोल नहीं पाया। मैं ऐसे, हाथ मेरे कांप रहे थे, आज भी मुझे वो सीन अच्छी तरह याद है, डरावनी यादें कभी नहीं जाती। ऐसे मेरे हाथ कांप रहे थे, न्यूक्लियर, मैं बोल ही नहीं, मुझे पूरा पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या है वो प्रोजेक्ट, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में पूरा पूछा था और पूरा ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देना था और मैं नहीं दे पाया। पूरा सभागार, लड़के लड़कियां हंसने लगे मेरे ऊपर और मुझे उस समय महसूस हुआ कि ये धरती फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इतनी मुझे शर्म आई, आंखों से आंसू आ गए, कसम खा लिया कि दोबारा कभी नहीं बोलूंगा, किसी के सामने नहीं जाऊंगा। इतना ज्यादा डिफेंसिव हो गया। लेकिन आफ्टर सम टाइम मुझे मेरे टीचर मिले और उन्होंने मेरे अंदर एक आत्मविश्वास भरा कि कब तक तुम छुपोगे, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हारे अंदर वो पॉजिटिव है, तुमने पूरा चीज तैयार किया। मैंने तुम्हारा जो रिसर्च पढ़ा, तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन पढ़ा, बहुत अच्छा था, बस सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से तुम मार खा रहे हो। तुम पूरे टाइम में देखो तुमने डिफेंसिव हो गए। तुम थोड़ी थोड़ी भी सीखते, थोड़ा थोड़ा पढ़ते, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते, गलत ही बोलते, थोड़ा बहुत बोलते, तो आज शायद तुम्हें यह भयानक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। और क्या होगा, तुम आज भागकर चले जाओगे, क्या दुनिया रुक जाएगी? क्या दुनिया रुक जाएगी? तुम सोचोगी आज मैं धारा प्रवाह घंटों बोलता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता हूं, लेकिन एक समय मुझसे 2 लाइनें नहीं बोली गई, 2 लाइनें मैं नहीं बोल पाया था और मुझे लगा मैं शर्म से धंस जाऊं जमीन पे। ये मेरी सच्चाई है। मेरे टीचर ने मुझे समझाया, मैं आज तक उनका ऋणी हूं। जीवन में वो आए और उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया कि तुम देखो कि तुमने क्या गलत किया। तुम अपने टाइम को, जिस समय तुम जो है वो अपना ग्रुपिंग कर रहे थे, जिस समय तुम जो है डिफेंसिव हो रहे थे, उस समय तुम्हारे पास मौका था एक नई भाषा सीखने का। अरे भाषा कोई कम या ज्यादा नहीं होती है, भाषा होती है, तुम्हें जो जरूरतें हैं वो पूरी करो। तुम, एक बहुत बड़ी सच्चाई है, तुम 21st सेंचुरी को फेस करने जा रहे हो और ये आईटी का युग है, तो तुम कब तक बचोगे इससे? ठीक है, आज ये जो हुआ वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ, ये आगे भी होगा। नतीजा क्या होगा, एक दिन तुम मीडियोकर लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। और उस बात को मुझे जो है वो वहां पर रियलाइज हुआ कि मुझसे बेसिकली गलती क्या हुई। मैं पूरे टाइम इसकी आलोचना करता रहा, डिफेंसिव होता रहा। अरे इंग्लिश ही तो थी, एक लैंग्वेज ही तो है मात्र, ये थोड़ा भी सीखता, हर महीने थोड़ा थोड़ा सीखता, तो आज मैं कहां पहुंच गया होता। मुझे वो चीज आती, एंड आई रियलाइज्ड, मैंने वहां पर महसूस किया कि मुझे क्या करना है। मैंने एक टीचर का साथ लिया, बेसिक इंग्लिश के टीचर का, थोड़ी सी चीजों में, और 2-3 महीने के अंदर मेरा वो डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इसके बाद तो चाहे पेपर, एक दिन वो भी आया कि मुझे इसी तरह के पेपर प्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट प्राइज मिला, वो भी समय आया।
लेकिन अगर सोचो कि मैं यहां क्विट कर देता, मैं भाग जाता, मैं हार के बैठ जाता, तो आज आप मुझसे कहते हैं कि सर बहुत अच्छा बोलते हैं आप, घंटों तक बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं, तो मैं ये शायद कभी नहीं बोल पाता, खत्म हो जाता मेरा खेल। तो यहां सिंपल सी स्टोरी है कि हम अपने लोगों में ज्यादातर टाइम इसलिए हमने इस्तेमाल करते हैं बिकॉज हम ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं। और आप मुझे देखिए, ये मेरे चैनल पे मेरे बच्चों ने जो है वो मुझे यहां पर भेजा है, राइट आप मुझे ये देखिए, ये स्टूडेंट्स का है, श्रीमान आपका कार्य, ये यूट्यूब पे शायद बच्चा मुझे देख भी रहा होगा, ये आया है। आज सभी जानते हैं कि मैं इंग्लिश के थॉरोली मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, चाहे अगर आपने मेरी इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की क्लासेस देखी होंगी, वहां पर मैं नीति आयोग, इंडिया का पहला टीचर था जिसने नीति आयोग के डॉक्यूमेंट जो पूरी तरह से इंग्लिश में आते हैं उसको मैंने हिंदी के बच्चों को पढ़ाया। आज मैं सारी फॉरेन राइटर की कोई भी रिसर्च होती है वो तुरंत के तुरंत अपने बच्चों को पढ़ाता हूं। कितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आ रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट आ रही है, जो थॉरली इंग्लिश में आती है, लेकिन अंदाजा लगाओ आज उसकी वजह से क्वालिटी, बच्चे कहते हैं कि आप पहले पढ़ाते हो, छपता बाद में है। ठीक है, अभी कल शाम की अगर क्लास आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल जीएसएनसीईआरटी पे पढ़ी होगी, मैंने कल आपको हेरिटेज और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाया था, हाँ या ना। कल मैंने जो है क्लास लिया था और उसको अशोक के अभिलेख के साथ जोड़ा था। अगर ईमानदारी से आप मेरी क्लास को सुन रहे होंगे, कल मुझे जो है वो काफी बच्चों ने वहां देखा था। आप मुझे बताओ, आज का न्यूज़पेपर तुमने उठाया है और आज के न्यूज़पेपर में वही जो है, चाहे महाराष्ट्र में ट्री के बारे में, धरोहर के बारे में आया और सेंट्रल विस्टा के ऊपर दोबारा जो है वो क्या हुआ, आज खबर आई है। कल शाम को पढ़ाया और आज छप गई है। कल शाम को क्लास ली है और आज जो है वो आकर क्या हुआ, अखबार में छप गया है। ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में चाहे इंग्लिश वेबसाइट्स हो, चाहे कहीं पर भी हो, मैं उसको तुरंत के तुरंत पढ़ता हूं और अपने बच्चों को दे देता हूं। और आज यही कारण है, मेरे इस चैनल पर इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में मुझे देखते हैं बच्चे, इस तरह के मुझे मैसेज कर रहे हैं। अगर आज मैं वो क्वालिटी जनरेट नहीं करता, पूरे विश्व के लोगों को नहीं पढ़ता, एनएलपी की 99% साइकोलॉजी की बुक्स इंग्लिश में है, अगर आज मैं वहां पर डर के बैठ गया होता, यहां पर, राइट, अगर मैं यहां पर डर के बैठ गया होता, तो शायद आज इस चैनल पे मैंने, आप देखिए कि मैं थॉरोली इंग्लिश में पढ़ता हूं और अपने बच्चों को हिंदी में धारा प्रवाह तरीके से बोलकर बताता हूं। इस चैनल पे 90% स्टूडेंट हिंदी माध्यम का है, 90% स्टूडेंट, और मैंने जिम्मेदारी उठाई है। मैं इंग्लिश में जा सकता था, मुझे वहां पॉपुलैरिटी मिलती, पैसा वहां अच्छा खासा मिलता। आज की डेट में मुझे दोनों लैंग्वेजेस में कोई भी दिक्कत नहीं है। टीचर्स तक कहते हैं कि आपकी एसेंट बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश जो है बहुत अच्छा, कई टीचर्स ने मुझे ऑफर किया आप इंग्लिश पढ़ा लीजिए सर, इंग्लिश पढ़ाया करिए, आपकी एसेंट बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी इस तरह से, आप घंटों बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा जो काम है मुझे करने दो, राइट। तो अगर आज मैं यहां डर कर लौट गया होता और आज मैंने उसको जो है अपने उसमें यही ग्रुपिंग करके जो है वो हम देशज भाषाओं के अंदर फलाना ठिकाना हम कर रहे होते, तो क्या आज इस चैनल पर जो लाखों की संख्या में बच्चे हैं वो मुझे इस तरह का मैसेज करते, इस तरह का मैसेज करते कि लाखों को यूपीएससी से विशाल एग्जाम को देने और समझने में मदद मिली है, सर यू आर द गॉड ऑफ स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। ये मैसेज आप ही लोग के, और ऐसे हजारों की संख्या में मैसेज है, ये शायद मैं नहीं कर पाता। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, सिस्टम के बाहर बैठकर रोने से ज्यादा अच्छा है सिस्टम के अंदर जाओ और सिस्टम को बदलो। अगर मैं उस समय रो रहा होता, अरे नहीं भाई हम तो यही वाले हैं, मुझे अपनी भाषा पे बहुत गर्व है, लेकिन मुझे दूसरे एक भाषा भी सीखनी है, मुझे आवश्यकता पड़ी मैं 5 भाषाएं सीखूंगा, मुझे बहुत ज्यादा शौक है भाषाओं। उसके बाद तो फिर मुझे जहां जो मिलता था, थोड़ा बंगाली भी सीखा दो, थोड़ी उड़िया भी सीखा दो, जहां से जो मिले सीख लो, ठीक है, बहुत फायदे हैं उसके। लेकिन आज अगर मैं वो नहीं सीख पाता तो आज मैं ये YouTube चैनल स्टैब्लिश नहीं कर पाता। आज भी मैं वो हिंदी की कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ता और तुम्हें पढ़ाता रहता। आज जो आप कहते हो कि सर आप ये रिसर्च कहां से लेकर आते हो, कैसे लेकर आते हो कि हमारे दिमाग की हर बात समझ लेते हो, इसी पे ही इसके नीचे एक जो है कमेंट था कि सर अभी हम सिर्फ सोचते हो तब तक आप एक वीडियो बना देते हो, वो मैं शायद नहीं कर पाता। आज मैं वहां पहुंचा इसलिए सिस्टम के अंदर परिवर्तन कर पा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं उस सिस्टम के बाहर खड़ा रहता, खाली कोसता रहता, तो मैं सिस्टम को कभी परिवर्तित नहीं कर पाता। तो आपसे भी मैं कहूंगा, एक लैंग्वेज है उसको सीख लो और सिस्टम के अंदर चले जाओ। अंदर जाने के बाद तुम सिस्टम को परिवर्तित कर सकते हो, नहीं तो सिस्टम तुम्हें हमेशा के लिए बदलकर रख देगा। ये आज सच्चाई है और आप लोग का जो प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो इसी वजह से। नहीं तो शायद ओजांग उस दिन के बाद से कभी बोलता नहीं, उसके जो है वो मैं आंखों में आंसू थे, कसम खाई थी अब मैं कभी जो है वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं करूंगा। आज धारा प्रवाह तरीके से बोलता हूं, जहां भी सेमिनार के लिए जाता हूं बच्चे घंटों घंटों मुझे सुनते हैं। तो ये कभी परिवर्तन नहीं आता। सोच लीजिए आप भी अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे और कैसे अपने सेगमेंट में परिवर्तन लेकर आएंगे।